जैन दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास का सीरीज का 35वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ, जिसे इंग्लिश में इम्पोर्टेंट वर्ड्स कहते हैं। ये सारे के सारे शब्द इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे शब्द हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। इसलिए इन शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है और जिससे क्या होगा कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग है उसको समझने में बेहतरी होगा, आसानी होगा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ, जिसमें सबसे पहले अपना है क्राउन। जब भी क्राउन का नाम आएगा ये ताज का प्रतीक हो जाता है। ताज जो माथे पर रखा जाता है, ये राजा और रानी या महारानी से संबंधित हो जाता है। यानी कि राजा रानी या महारानी के सर पे जो ताज रखा जाता है उसी ताज की बात की जा रही है। ये राजा रानी और महारानी का प्रतीक हो जाता है क्राउन। यानी कि यहाँ इंग्लैंड में जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। जैसे कि भारत में जो राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं वे निर्वाचित होते हैं, जो वहीं इंग्लैंड में जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वायसराय ताज के प्रतिनिधि होता था, जो 1858 के बाद एक पद सृजित हुआ था वायसराय का, जो कि पूर्व में गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। ये वायसराय ताज का प्रतिनिधि होता था, यानी कि राजा या रानी या महारानी का प्रतिनिधि होता था। एक चीज़ और ख़ास बात है कि हर बार का ताज हर बार के रानी के लिए अलग अलग होता है। यानी कि जितनी बार रानियां बदलेंगी उनके लिए अलग अलग ताज आएंगे। एक ही क्राउन को बार बार अब सौंपा नहीं जाएगा। एक ही क्राउन को अलग अलग माथे पे नहीं रखा जाएगा। अलग अलग माथे के लिए अलग अलग क्राउन आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा अपना आता है बकिंघम पैलेस। आप नाम सुने होंगे। तो ये एक प्रकार का राजमहल है। ये राजमहल है, राजभवन नहीं है। राजभवन में जैसे भारत में गवर्नर के लिए राजभवन होता है, वहाँ पर एक चीज़ है राजमहल है। ये राजमहल है, राजभवन नहीं है। ठीक है ना। जो राजमहल होता है राजा रजवाड़ों की संस्कृति होती है। ठीक है। अब हम लोग निर्वाचित देश में रहने लगे हैं, लोकतांत्रिक देश में रहने लगे हैं, तो महल की जगह भवन हो गया है। ठीक है ना, जहाँ पर गवर्नर रहा करते हैं। लेकिन वहाँ जो बकिंघम पैलेस है राजमहल है। ये महल जो होता है भवन से बड़ा होता है। ये लंदन में है। यह महारानी रहती है, यहाँ महारानी रहती है। बकिंघम पैलेस कहाँ पर है? लंदन में। बकिंघम भी एक जगह है, वहाँ नहीं रहते हैं। यह लंदन में है। ठीक है ना। बकिंघम पैलेस जो है बकिंघम में नहीं है, ये लंदन में है। यहाँ पर महारानी रहती है। जैसे कि भारत में बड़ौदा हाउस है। बड़ौदा हाउस जो है बड़ौदा में नहीं है, ये रेलवे मंत्रालय का रेलवे मंत्रालय के ऑफिस है यहाँ पर। ये दिल्ली में है। हैदराबाद हाउस हैदराबाद में नहीं है। बाहर से जो पीएम आते हैं वहाँ पर हैदराबाद हाउस में भोज दी जाती है और ये दिल्ली में है। ठीक है ना। आगे देखते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यूके के पीएम के निवास को हम लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि आज भारत में 7 रेस कोर्स उसका प्रतीक है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है। उसके बाद वेस्टमिंस्टर, लंदन का ये क्षेत्र है, प्राचीन क्षेत्र है। जैसे दिल्ली में पुरानी दिल्ली है, चाहे और भी है, वो ये लंदन का सबसे पुराना क्षेत्रों में से आता है। लोकेलिटी जो लंदन की सबसे पुरानी लोकेलिटी है, इसी को वेस्टमिंस्टर कहते हैं। ये मूलतः राजनीति और प्रशासन का केंद्र है। संसद भवन, दूसरे अन्य महत्वपूर्ण भवन मंत्रालय यहीं भी रहते हैं और पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर भी यहीं पर है। जैसे भारत में साउथ और नॉर्थ ब्लॉक रहते हैं, जहाँ पर प्रमुख मंत्रालय रहते हैं, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तो उसी तरह ये वेस्टमिंस्टर भी लंदन में है। ठीक है। एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि जैसे कि आज वर्तमान में जहाँ पीएम रहते हैं उसका नाम है 7 रेस कोर्स। ये इंग्लैंड में जो रहते हैं वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण शब्दावली है व्हाइट हॉल। यहीं पर प्लेस ऑफ व्हाइट हॉल है। यह प्राचीन काल में राजा महाराजा यहाँ रहा करते थे और जितने भी प्रशासनिक भवन है यहीं पर है। यानी कि व्हाइट हॉल है, जो व्हाइट हॉल है ये एक तरह से रोड है। इसके दोनों तरफ मान लीजिए एक रोड गया, व्हाइट हॉल रोड का नाम है, उसके एक तरफ और दूसरे तरफ दोनों तरफ क्या है, प्रशासनिक भवन बन चुके हैं, प्रशासनिक भवन हैं। इसी तरह हम देखें कि जो व्हाइट हॉल है एडमिनिस्टर पावर यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ दिखाई देता है। वहीं पर वेस्टमिंस्टर पर पॉलिटिकल पावर दिखाई देता है, पॉलिटिकली पावरफुल होता है। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा वेस्टमिंस्टर को।
उसके बाद देखते हैं कि हाथवे एयरपोर्ट, लंदन का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है हाथवे है एयरपोर्ट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये लंदन से 70 से 80 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है, वेस्ट दिशा की ओर है, और ये 1096 AD में ये एस्टाब्लिश हुआ था। और ये यहाँ पर सिटी ऑफ कॉलेज है, यानी कि बहुत सारा कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी होती है उसमें ढेर सारा कॉलेज होता है, और यहाँ जनसंख्या लगभग 1.75 लाख है। वहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, जहाँ पर ये जो कि नॉर्थ दिशा में, लंदन से नॉर्थ दिशा में 80 किलोमीटर है, और 1209 AD में इस्टेब्लिश हुआ था। और यहीं पे ये जो यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज शहर में है, इसी कैम्ब्रिज शहर में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है। यहाँ भी जनसंख्या मान के चलिए 1.75 लाख है। तो यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 AD में इस्टेब्लिश हो गई थी, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1209 AD में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, ठीक है, राइट टाइम है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि भारत का सचिव एक पद होता है, जैसे कि भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही प्रकार इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मंत्री कहा जाता है। ये जो सेक्रेटरी होते हैं वो भारत में मंत्री के इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी भारत मंत्री का आप बार बार नाम सुनेंगे, भारत का मंत्री, भारत मंत्री, भारत मंत्री आप नाम सुनेंगे। तो ये क्या होता था, ये ब्रिटेन के संसद में एक ऐसा सदस्य है जिसे भारत के मामलों को दायित्व सौंपा गया। तो देख लीजिए भारत कितना बड़ा उपनिवेश था, और भारत के दायित्व के लिए एक अलग से मंत्री का, एक अलग से पद का सृजन किया गया था, जिसका नाम था भारत का सचिव। 1858 के बाद ये व्यवस्था लाई गई थी भारत का सचिव का पद का। ये लंदन में रहते थे, भारत के सचिव कहाँ रहते थे, लंदन में, और इनको मदद करने वाला वायसराय भारत में रहता था, और इसी के मदद से वायसराय काम करते थे, यानी भारत सचिव के मदद से वायसराय काम करते थे। जहाँ पर भारत सचिव लंदन में रहा करते थे, वायसराय भारत में रहा करते थे। मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होता था, ये जो भारत मंत्री रहता था संसद के प्रति जवाबदेह होता था। उसके बाद एक शब्द आता है इंडिया ऑफिस, इंडिया ऑफिस का आप नाम सुनेंगे, ये भी लंदन में स्थित है। भारत सचिव का एक कार्यालय है, जैसे कि पीएमओ का कार्यालय है ना भारत में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, उसी इसके इक्विवेलेंट है। ये बहुत शक्तिशाली कार्यालय था, जिसको भारत की छोटी से छोटी घटनाओं की जानकारी इसको मिलती रहती थी। ये हर चीज़ों पर कंट्रोल और एडवाइस करता था, मंत्री का समर्थन या मदद करता था इंडिया ऑफिस। उसके बाद देखते हैं कि एक शब्द आता है अर्ल और ड्यूक। अर्ल और ड्यूक जो है इंग्लैंड में जो सामंत थे, नोबल वर्ग था, अभिजात वर्ग था, उसके लिए अर्ल और ड्यूक का शब्द का यूज किया जाता था। आप ड्यूक का टी शर्ट भी पहनते होंगे, शोरूम भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इंग्लैंड में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां भारत के आज़ादी से पहले मौजूद थी और आज भी मौजूद है। उस समय भी दो शक्तिशाली दल थे और आज भी दो शक्तिशाली दल इंग्लैंड में मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इंग्लैंड में दो पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद है, जिसमें सबसे पहला अपना है कंजर्वेटिव पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी से पहले उसका नाम टोरी पार्टी था। ये पुरानी पार्टी थी जिसका स्थापना 1834 AD में हो गया था। दूसरा था लेबर पार्टी, जो 1900 में AD में स्थापित हुआ था और भारत की आज़ादी के समय ये भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस दौरान ये पार्टी मौजूद थी। तब थोड़ा सा इनके विचारधाराओं के आधार पर इन दोनों पार्टियों का निर्माण हुआ था। थोड़ा सा विचारधाराओं को समझते हैं। सबसे पहले राइटिस्ट, जिसे दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं, वे दक्षिणपंथी विचारधारा के पार्टी परंपरा, संस्कृति, पुरानी विचारधारा को लेकर चलती है और पूंजीवाद का समर्थक होती है। जैसे भारत में बात करेंगे शिवसेना, बीजेपी, अकाली दल। उसी प्रकार अगर वामपंथी लेफ्टिस्ट पार्टियों को देखें तो ये प्रगतिशील विचारों को लेकर चलती है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लेकर चलती है, गरीब एवं दलितों के उत्थान को लेकर चलती है और ये साम्यवाद का समर्थक होती है। अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो ये पूंजीवाद के समर्थक होते हैं और ये साम्यवाद का समर्थक होते हैं। और जो ये मध्यम मार्गी होते हैं, ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के मिक्सचर से एक तैयार होता है इकोनॉमिक ढांचा, जिसे समाजवाद कहते हैं। ये मध्यम मार्गी समाजवाद के समर्थक होते हैं, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। जैसे कि भारत में कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा की है। आगे देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है सेंट्रल राइटिस्ट पार्टी है। यानी सेंट्रल राइटिस्ट मतलब इसके ओर ज़्यादा इसका झुकाव है। जैसे मान लिया कोई सेंटर है,
सेंटर में ये रहना चाहती है कंजर्वेटिव पार्टी, लेकिन इसका झुकाव राइटिस्ट के तरफ है। राइटिस्ट के तरफ है मतलब क्या हो गया कि राइटिस्ट 65% है तो लेफ्टिस्ट 35% हो गया। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी होती है सेंट्रली राइटिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। इसमें प्रमुख नेता थे भारत के आज़ादी के दौरान विंस्टन चर्चिल। ये बहुत ही भारत से नफरत किया करते थे। ये उस समय 1940 से 45 के बीच में भारत में उस समय 1940 से 45 AD के दौरान ये UK के प्राइम मिनिस्टर थे। ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, 51 से 55 बने। तो ये थोड़ा भारत से नफरत किया करते थे। ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है राजा राष्ट्र धर्म यानी गॉड किंग और नेशन का थ्योरी दिया और सेंट्रली राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, यानी कि ये सेंटर में रहना चाहती है लेकिन इसका झुकाव राइटिस्ट की तरफ है। उसके बाद दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी इसे हम लोग सेंट्रली पॉलिटिकली आइडियोलॉजी वाला कहेंगे। जैसे कि मान लिया कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है लेफ्ट की ओर 65% है और राइट की ओर 35% है, ठीक है, इसमें इसकी ओर झुकाव है। तो ये जो होता है लेबर पार्टी सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर चलती है। उस समय भारत की आज़ादी के समय यही दल इंग्लैंड में शासन कर रहा था और उस समय नेता थे क्लेमेंट एटली, याद कर लीजिएगा। उस समय इंग्लैंड के PM थे क्लेमेंट एटली, ठीक है ना। ये अपेक्षाकृत उदारवादी पार्टी है। इसका निर्माण औद्योगिक विकास के दौरान, मजदूर संघ के निर्माण के दौरान इसका विकास हुआ है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये इस पार्टी का निर्माण होता चला गया, ठीक है। तो ये रहा कंजर्वेटिव पार्टी और ये रहा लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है राइटिस्ट की ओर और जो लेबर पार्टी है लेफ्टिस्ट की ओर इसका झुकाव है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 2 शब्दावली आती है, अपर हाउस और लोअर हाउस। भारत के संदर्भ में भी बात करते हैं तो अपर हाउस भारत के संदर्भ में राज्यसभा को बोलते हैं, वहीं पर इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस बोलते हैं, वहीं पर भारत में लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं इंग्लैंड में। उसके बाद एक और शब्द आएगा आपके सामने, रेजिडेंट। रेजिडेंट जो होता था अंग्रेजी सरकारी अधिकारी होता था जो वायसराय का प्रतिनिधि होता था। और ये रेजिडेंट हमारे यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनके यहाँ ये रहा करता था और महत्वपूर्ण मामलों में, कई मामलों में हस्तक्षेप भी किया करता था, ठीक है ना। वास्तविक शासन रेजिडेंट के हाथ में ही था। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। यहीं आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। कल से हम लोग कांग्रेस के उदारवादी चरण से हम लोग मेन स्वतंत्रता संघर्ष जो होता है, स्वतंत्रता आंदोलन होता है, उसमें हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।